हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं आप लोगों के लिए पर्सनालिटी का पार्ट 2 लेकर आई हूँ, जिसके अंदर थ्योरीज और टाइप ऑफ पर्सनालिटी मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। शुरू करते हैं अपना टॉपिक बिना टाइम वेस्ट किए। आज हम पढ़ेंगे थ्योरीज और टाइप ऑफ पर्सनालिटी। व्यक्तित्व में शारीरिक और मानसिक दोनों गुण शामिल होते हैं। हमारी जो पर्सनालिटी है उसके अंदर फिजिकली एंड मेंटली दोनों टाइप के गुण होते हैं जो शामिल होते हैं। ये जो गुण होते हैं, जो क्वालिटीज होती हैं हमारे व्यक्तित्व में, पर्सनालिटी में, वो परिवर्तनशील होती है। हमारी पर्सनालिटी चेंज होती है, जैसे आपकी पर्सनालिटी भी चेंज होती है। वातावरण के साथ अपने ढंग से समायोजन शुरू करते हैं। पर्सनालिटी में क्या होता है, जो हमारा एनवायरनमेंट होता है ना, इंसान ना अपने एनवायरनमेंट के साथ अच्छे से एडजस्ट करता है, समायोजन करना शुरू कर देता है। व्यक्तित्व को प्रकारों में बांटना संभव नहीं है, फिर भी व्यक्तित्व को प्रकारों में बांटने का प्रयास किया गया है। अकॉर्डिंग टू शेल्डन, शारीरिक गठन के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया गया है। शेल्डन ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है, स्ट्रोमैटोटाइप थ्योरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्ट्रोमैटोटाइप थ्योरी। शेल्डन ने 3 टाइप की पर्सनालिटी दी है। फर्स्ट है एंडोमॉर्फी, सेकंड है मेसोमॉर्फी और थर्ड है एक्टोमॉर्फी। ठीक है, जो एंडोमॉर्फी होते हैं ना, इसके अंदर जो पर्सनालिटी है वो कैसी पर्सनालिटी है, इसमें ना जो पर्सन होता है वो मोटा और नाटा भी होता है। मैं जरा फिजिकली आपको बताऊं, ये तो इसके स्वभाव देखो लिखा ही हुए हैं। रिलैक्स्ड रहता है, वो कंफर्टेबल रहता है, गुड ह्यूमर्ड रहता है, टेम्पर्ड रहता है थोड़ा, ठीक है, सोशलेबल है, सामाजिक होता है, टॉलरेंट रहता है, सह लेता है थोड़ा बहुत। और अगर मैं फिजिकली बताऊं तो ये ना छोटे और मोटे होते हैं और नाटे। ठीक है, इनके शरीर ना, इनका जो फिजिकल अपीयरेंस होता है ना, वो गोलाकार होता है, गोलू मोलू टाइप्स होते हैं ये लोग। ठीक है, एंडोमॉर्फी अकॉर्डिंग टू चिल्ड्रन। और ये ना आराम पसंद बहुत ज्यादा होते हैं, खुश मिजाज होते हैं, सामाजिक रहते हैं, खाने पीने के इतने शौकीन होते हैं कि बस आने दो, जो खाने को मिल रहा है आने दो। ठीक है, ये है एंडोमॉर्फी अकॉर्डिंग टू शेल्डन। सेकेंड है हमारा मेसोमॉर्फी। एडवेंचरस होते हैं मेसोमॉर्फी वाले जो पर्सनालिटीज होती हैं, एसरेटिव होते हैं, कॉम्पिटेटिव होते हैं और फेयरलेस होते हैं। डर वर की कोई टेंशन नहीं होती इनको। ठीक है, ये क्या होते हैं, जो मेसोमॉर्फी होते हैं, देखो जो एंडोमॉर्फी है वो इस टाइप के होते हैं, ये एंडोमॉर्फी है। ये क्या है? मेसोमॉर्फी। इसमें क्या है? एडवेंचरस है ये पर्सन, असर्टिव है, कॉम्पिटिटिव है और फेयरलेस है। और इनका अगर मैं इसका बॉडी स्ट्रक्चर बोलूं अकॉर्डिंग टू शेल्डन, इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं इनकी हड्डियां और मांसपेशियां काफी विकसित होती हैं। देखो मसल्स है इसके, इनकी जो हड्डी और मांसपेशियां विकसित होती हैं। शारीरिक का जो गठन होता है वो सुडैल यानी ब्यूटीफुल होता है इनका। ठीक है, दूसरे लोगों का आनंद उठाते हैं ये लोग, ऐसे लोग जो मेसोमॉर्फिक होते हैं वो लोग। ये पर्सनालिटी है मेसोमॉर्फी की। थर्ड हमारे पास एक्टोमॉर्फी। इसमें क्या है? एरेक्शियस रहते हैं, सेल्फ कॉन्शियस रहते हैं ये पर्सनालिटी, आर्टिस्ट रहते हैं, थॉटफुल रहते हैं, क्वाइट रहते हैं और प्राइवेट रहते हैं। सेल्फ कॉन्शियस रहते हैं, अपने अपने प्रति रहते हैं सिर्फ, थॉटफुल रहते हैं, अपना अपना सोचते रहते हैं, चुप रहते हैं और अपनी लाइफ को प्राइवेट रखते हैं। और ये बॉडी स्ट्रक्चर की बात करूं तो इनका जो कद होता है वो लंबा रहता है, हाइट इनकी अच्छी रहती है। ठीक है, पर अविकसित मांसपेशियां होती हैं, मतलब फिजिकली इतने स्ट्रांग नहीं होते ये लोग। एक्टोमॉर्फी अकेला रहना पसंद करते हैं, संकोची रहते हैं, तो ये क्या है? एक्टोमॉर्फी टाइप। और शेल्डन ने ये टाइप कब बताए? 1940 को, 1940 ईस्वी में शेल्डन ने ये प्रकार बताए। किसको देखकर बताए? शारीरिक गठन को देखकर बताए। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रेट थ्योरी ऑफ ऑलपॉट। अब आगे ऑलपॉट। शीलगुड का सिद्धांत किसने दिया? हमको ऑलपॉट ने दिया। ऑलपॉट की वैसे 2 बेसिकली इंपॉर्टेंट ट्रेड्स हैं, लेकिन जो सेकंड वाला ट्रेड है उसके अंदर 3 ट्रेड्स और आते हैं, तो वे टोटल कितने हो गए? 5 ट्रेड्स हो गए। ठीक है, शुरू करते हैं। फर्स्ट हमारा कॉमन ट्रेड। कॉमन ट्रेड को हम हिंदी में कहते हैं सामान्यशील गुण, जो किसी समाज या संस्कृति के अधिकतर लोगों में पाया जाता है, जिसके आधार पर ना समाज और संस्कृति के बीच कंपैरिजन हो सके, कंपेयर कर सके उस पर्सन का। सपोज करो श्याम ज्यादा ऑनेस्ट है राम से, तो इन दोनों के बीच में ना कंपैरिजन हो गया, तो ये क्या है? सामान्यशील गुण है। या हम बोल सकते हैं कोई इंसान ज्यादा कॉम्पिटेटिव है, वर्क ऑब्सेस्ड है, जैसे मैं ज्यादा वर्क ऑब्सेस्ड हूँ या आप ज्यादा वर्क ऑब्सेस्ड हो। ठीक है, ये कंपैरिजन हो गया, या अचीवमेंट ओरिएंटेड हो गए। कॉमन ट्रेट होगा ये समाज और संस्कृति के आधार पर मतलब लोगों को कंपेयर कर रहे हैं हम उससे। सेकेंड हमारे पास जो ट्रेट है वो है पर्सनल डिस्पोजन, व्यक्तिगत शील गुण, जो किसी समाज या संस्कृति के व्यक्ति विशेष तक सीमित ही होता है। ठीक है, इसके अंदर समाज जो होता है, जो हमारा संस्कृति होता है, व्यक्ति विशेष यानी स्पेसिफिक पर्सन पर सीमित होता है। जैसे इसमें ना व्यक्तियों की तुलना नहीं की जा सकती कि
एक जैसे मैंने पिछले वाले ट्रेट में तो कॉमन ट्रेट में तो ये हो गया ना कि राम का कंपैरिजन हमने श्याम से कर दिया, ठीक है। लेकिन अब क्या है, अब मैं राम की ही बात करूंगी कि राम ना एक्टिव है, जैसे राम एक्टिव है पढ़ाई में, ठीक है, मान लो रीडिंग में, लेकिन वो राइटिंग में अनएक्टिव है, राइटिंग उसकी इतनी अच्छी नहीं है, वो राइटिंग में एक्टिव नहीं है। तो मैंने क्या किया, दो चीजों पे राम को कंपैरिजन किया, तो ये दोनों किससे रिलेटेड है, राम से। तो ये क्या हो गया, हमारा पर्सनल डिस्पोजन हो गया। जो पर्सनल डिस्पोजन था उसके अंदर ही 3 सब पॉइंट्स दिए हैं ऑलपॉट ने। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है कॉर्डिनल डिस्पोजन, द लीडिंग फैक्टर दैट डिटरमाइंस एन इंडिविजुअल्स पर्सनालिटी। यानी कि एक व्यक्ति है या पर्सन है, उसकी जो पर्सनालिटी है इतनी इम्प्रेसिव होती है कि उसकी जो पर्सनालिटी है छिपाई नहीं छिपती। लाइक महात्मा गांधी, इनको क्या पसंद है, सबको पता है कि इनको क्या पसंद है, पीस पसंद है, शांति पसंद है, ठीक है, ये शांति के लिए जाने जाते हैं और अहिंसा के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इनका कॉर्डिनल डिस्पोजन है जो इनकी पर्सनालिटी में आता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है, हम सबको पता है हु इज एल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है। तो ये क्या है, इनका ये पर्सनालिटी ट्रेट है कि ये इतने अच्छे, इतने इम्प्रेसिव है कि इनकी जो पर्सनालिटी सबको पता है। सेकंड है हमारा सेंट्रल डिस्पोजन। इसके अंदर क्या आता है, कोर पर्सनालिटी होती है। ये क्या है, दैट कैरेक्टराइज एन इंडिविजुअल पर्सनालिटीज, द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर पर्सनालिटी। अपनी पर्सनालिटी को करेक्टराइज करते हैं। सेंट्रल डिस्पोजन में ऑलमोस्ट सभी में पाई जाती है पर्सनालिटी। सभी व्यक्ति के अंदर 5 से 10 ऐसी प्रवृत्ति होती हैं जिसके भीतर उनकी जो पर्सनालिटी है वो अधिक एक्टिव होती है। तो ये क्या है, सेंट्रल डिस्पोजन। जैसे सोशली, मोस्टली सारे लोग सोशल होते हैं, तो जो मेरी वीडियो देख रहे हो सकता है वो लोग भी सोशल हो। तो क्या है, मेरा जो ट्रेट है, ये सेंट्रल डिस्पोजन का ट्रेट है, उनसे मिलता है। तो ऐसे 5 to 10 ऐसी ट्रेट्स होते हैं जो दूसरे इंसान से मिलती है, मैच खाते हैं। तो ये क्या होता है, ये है सेंट्रल प्रवृत्ति यानी सेंट्रल डिस्पोजन है। थर्ड इज सेकेंडरी डिस्पोजन। सेकेंडरी डिस्पोजन आर ओनली प्रेजेंट अंडर सर्टेन कंडीशंस, फॉर एग्जांपल गेटिंग नर्वस ड्यूरिंग पब्लिक स्पीकिंग। इसमें ना जो पर्सन होता है उसकी जो पर्सनालिटी है समझ में नहीं आती, इतनी खास नहीं समझ आती उसके एक्शंस हैबिट से। जैसे मान लो हेयर, उसकी हेयर से नहीं समझ आएगा आपको। ड्रेसिंग सेंस, जो लड़की जो है गेटिंग नर्वस ड्यूरिंग पब्लिक स्पीकिंग, अब वो नर्वस हो रही है पब्लिक स्पीकिंग में, लेकिन ट्रेट है, इससे आप उसकी पर्सनालिटी का पता लगा सकते हो, क्या पता वो किसी और चीज में बहुत अच्छी हो। तो ये क्या है, गौण प्रवृत्ति, सेकेंडरी डिस्पोजन। अब हमारे पास नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ पर्सनालिटी, व्यक्तित्व के शीलगुण के बारे में पता लगाना। ये जो मेजरमेंट ऑफ पर्सनालिटीज होती हैं, इसके अंदर क्या होता है, माप किसका करते हैं हम, ट्रेट्स का, यानी शीलगुण का। शीलगुण के बारे में पता लगाते हैं, फाइंड करते हैं कि जो उसकी पर्सनालिटी है वो कैसी है, ऑर्गेनाइज्ड है या डिसऑर्गेनाइज्ड है। जब हम ये पता लगा लेते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड है डिसऑर्गेनाइज्ड है, उस शीलगुण के बारे में उस बच्चे के ऊपर काम करते हैं। अगर ऑर्गेनाइज्ड है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर डिसऑर्गेनाइज्ड है तो उसको ऑर्गेनाइज करने की ओर लेके जाते हैं बच्चे को। इसके अंदर बच्चे का बिहेवियर, नेचर, इस पे काम होता है। और अगर डिसऑर्गेनाइज्ड है तो उसका बिहेव क्या होगा, अब नॉर्मल होगा, अब नॉर्मल नेचर हो जाएगा। नेक्स्ट वी हैव सम ऑब्जेक्टिव मेथड्स। व्यक्तित्व को मापने के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव मेथड्स हैं। फर्स्ट है मिनीसोटा मल्टीफेजिंग पर्सनालिटी टेस्ट। ये एक टाइप का टेस्ट है जो 1940 में लॉन्च हुआ था। हाथवे मैकेनिक ने इसका आविष्कार किया था। सेकेंड है बेल एडजस्टमेंट इन्वेंटरी। ये जो टेस्ट है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, ये 1934 में लॉन्च हुआ था और इसका जो फाउंडर है वो है बेल, ठीक है, बेल ने ही इसका आविष्कार किया था। ऑब्जेक्टिव मेथड में नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड नंबर पे कैटल्स 16 PF। ये शीलगुण को मापने में काफ़ी ज़्यादा इजी होते हैं और ये हर सिचुएशन में व्यक्ति की तुलना आसानी से कर सकते हैं। ये कैटल के 16 पर्सनालिटी टेस्ट हैं। PF के पर्सनालिटी टेस्ट में जो वो है, ये टेंस, वार्म, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, इमोशनल स्टेबल, यहाँ बाकी जो भी हैं आप पढ़ सकते हैं। इसके आधार पर बच्चों की पर्सनालिटी को देखा जाता है। थर्ड इज रेटिंग स्केल। इसके अंदर रेट दिया जाता है बच्चे को कि बच्चे की परफॉर्मेंस कैसी है, कैसी नहीं है, इसके आधार पर बच्चे को बताया जाता है। एंड नेक्स्ट इज चेकलिस्ट। इसके अंदर कुछ पॉइंट्स होते हैं, बच्चे के अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या क्वालिटीज़ नहीं है, मेजरमेंट करने के लिए, और उसको चेकलिस्ट के थ्रू देखा जाता है। उसका बिहेव अच्छा है तो टिक, अगर नहीं है, अगर मान लो वो ओरिएंटेड है कि नहीं है तो क्रॉस, ठीक है। तो ये क्या है, ये चेकलिस्ट से पता चलता है। नेक्स्ट इज प्रोजेक्टिव मेथड्स में क्या होता है, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। इस टेस्ट के बाद इस टेस्ट के दौरान क्या होता है कि कुछ बच्चे होते हैं, कुछ बच्चों को बुलाया जाता है, कुछ शब्दों को एक एक करके बच्चे को सुनाया जाता है और शब्दों को सुनने के बाद व्यक्ति के मन में जो भी फर्स्ट वर्ड आता है ना उसको बताना होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट।
जो जो बच्चा वो जो वर्ड बोलेगा फर्स्ट वाला, उसके बेसिस पे उसका मेजरमेंट करते हैं कि क्या बच्चे के माइंड में क्या चल रहा है या बच्चे की पर्सनालिटी कैसी है। ये इसका जो प्रयोग है फर्स्टली फ्राइड ने किया था और उसके जो शिष्य था जुंग, उसने किया था। नेक्स्ट है रॉशर टेस्ट। रॉशर का टेस्ट था, ये किसने दिया? फर्स्टली ये 1921 में दिया गया, हरमन रॉशर ने दिया ये। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ना 10 कार्ड्स होते हैं। 10 कार्ड्स होते हैं, उनके जो कार्ड्स के अंदर ना ऐसे स्याही के धब्बे बने होते हैं। ऐसे धब्बे बन के एक काइंड ऑफ चित्र बन जाता है और जो पर्सन होता है ना उसको ये कार्ड दिए जाती हैं। ठीक है, चाहे वो जैसे मर्जी देखे, अप से देखे, डाउन से देखे, जैसे टाइप का भी देखना चाहता है वो वैसे देखकर देखे, उसको बताए कि उसको इस कार्ड में क्या दिख रहा है। तो वो जो ये टेस्ट कर रहे हैं वो फिर वो बच्चा जो बताता है उसके अकॉर्डिंग उसकी पर्सनैलिटी को जज करते हैं कि उस बच्चे को क्या दिखा। नेक्स्ट इज थीमेटिकल एप्रिसेप्शन टेस्ट। इसके अंदर क्या होता है, ये जो टेस्ट है ना फर्स्टली मुर्रे ने दिया था 1935। इस टेस्ट में 31 कार्ड्स होते हैं, जिसके अंदर तो 30 होते हैं ना वो ड्रॉड होते हैं, उनके अंदर ड्राइंग होती है, और जो 1 होता है वो खाली होता है, एकदम एम्प्टी होता है। ठीक है, सादा सादा कार्ड होता है। तो क्या होता है, व्यक्ति को 10-10 कार्ड दिए जाते हैं अलग अलग सत्र में, 10-10 कार्ड दिए जाते हैं। ठीक है, तो उस कार्ड्स को वो देखता है, समझता है और फिर ना उसके अकॉर्डिंग अपनी एक स्टोरी मन में बनाता है और उसको लिखता है। जब बच्चा स्टोरी बनाता है ना, स्टोरी लिखता है, कहानी के माध्यम से उसका व्यक्तित्व का पता चलता है कि उस बच्चे ने जो कार्ड्स देखे तो उसकी जो पर्सनालिटी क्या है, जो वो अपनी स्टोरी लिखता है तो उससे पता चल जाती है। नेक्स्ट इज सेंटेंस कंप्लीटेशन टेस्ट। टेस्ट दिए हैं रोहडे और हाइड्रेट ने। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, ये ऐसे दिया गया है और इसके आगे जो बच्चा अपनी जो फीलिंग्स लिखता है या अपने जो माइंड से लिखता है उसके कंप्लीट करता है सेंटेंस, तो उसके बेसिस पे बच्चे को जज किया जाता है। नेक्स्ट इज चिल्ड्रन एप्रिसेप्शन टेस्ट। इसके अंदर क्या होता है, 10 अलग अलग टाइप के चित्रों वाले कार्ड्स दिए जाते हैं जिसमें जानवरों और जीवन से संबंधित सिचुएशन का चित्र बना होता है। 3 से 10 वर्ष तक के बच्चों को दिया जाता है सिर्फ। ठीक है, इसको देखने के बाद बालक की जो फीलिंग्स होती हैं उसका जो प्रतिक्रियाएं होती हैं उसके आधार पर इस टेस्ट का जजमेंट होता है। इसको 10 क्वासी भी कहते हैं। नेक्स्ट है सब्जेक्टिव मेथड्स। इसके अंदर जो मेथड्स हैं इसके अंदर भी पर्सनालिटी का मेजरमेंट होता है। फर्स्ट इज इंटरव्यू मेथड। इसके अंदर एक पर्सन दूसरे पर्सन से क्वेश्चंस पूछता है, जो वो आंसर देता है उसके बेसिस पे उसका जजमेंट होता है उस पर्सनालिटी का। सेकेंड है ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड में टू टाइप्स आते हैं। फर्स्ट इज डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, सेकेंड इज इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि जो पर्सन होता है वो सामने इंसान के रहकर उसको देखता है। जैसे मान लो टीचर है, क्लासरूम में बच्चों को ऑब्जर्व कर रही है। ठीक है, क्लासरूम में ऑब्जर्व करती है बच्चे को, ये क्या हो गया, सामने सामने कर रही है, तो ये डायरेक्ट हो गया। और इनडायरेक्ट होता है जैसे कि टीचर है, वो क्या कहते हैं, वो क्लास में नहीं है, वो स्टाफ रूम में बैठकर अब सीसीटीवी कैमरा के थ्रू बच्चे को क्लास में देख रही है, तो वो क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन हो गया, जो कि कैमरा, टेप रिकॉर्डिंग या दूरबीन के परीक्षण से देख सकते हैं। थर्ड आता है केस स्टडी। केस स्टडी में क्या होता है, एक पर्सनालिटी का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, क्या है, उस बच्चे से रिलेटेड सारी की सारी चीजें होती हैं उस मटेरियल, उस केस स्टडी में। नेक्स्ट इज एनाकोडेटल रिकॉर्ड। इसके अंदर ना बच्चे का प्रॉपर उसका व्यवहार, उसका नेचर और उसका जो एक्टिविटीज है उसको रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट इज क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। इसके अंदर क्या होता है, व्यक्ति की जो अचीवमेंट्स होती है ना और उसकी एक्टिविटी होती है उसको रिकॉर्ड किया जाता है, उसकी बच्चे की एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशंस को। ठीक है, उसकी अचीवमेंट्स को, उसकी एक्टिविटी को, इन सबको रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे रिकॉर्ड्स होते हैं, ठीक है, जैसे एकेडमिक रिकॉर्ड्स हो गया, अटेंडेंस हो गया, तो ये क्या हो गया, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स हो गया बच्चे का। इसी के साथ हमारी वीडियो एंड होती है। आई होप आप सभी को मेरी वीडियो बहुत पसंद आई। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई एडुकेयर अकेडमी बाय मनदीप मैम। थैंक यू सो मच।